नमस्कार, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और शान मेवाड़ को लेकर। दोस्तों, जिंदगी में कभी कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात की शिकायत कभी नहीं कर सकता कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी थी। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज तो बिखरी पड़ी है, बस जरूरत है उसे भांप कर उपयोग में लेने की। आज शान मेवाड़ में हमारे साथ जो शख्सियत है, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया। जी हाँ, आज शान मेवाड़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंदर सिंह, जिन्होंने जिंदगी में आने वाली तमाम समस्याओं को दरकिनार करते हुए सफलता के नए पायदान छुए हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे शान मेवाड़ में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन को लेकर मैं बात करना चाहूँगी। आपने MBBS किया है, MD किया है, उसके बाद आपने MBA भी किया है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। तो इतना सब कुछ कैसे? और एक डॉक्टरी करने के बाद, MBBS करने के बाद MBA को चुनना कैसे आपके जहन में आया? एक चाणक्य नीति में पढ़ता था मैं, जिसमें कहते थे कि मूर्ख गृहस्य पूजते, राजस्य राज्ये पूजते और विद्वान सर्वत्र पूजते। तो मतलब ये हुआ कि मूर्ख की पूजा तो उसके घर पे भी हो जाती है, राजा की पूजा उसके राज्य में होती है जी। और विद्वान की पूजा हर जगह होती है। तो इसी पर इसको मैंने अपने जीवन का आधार बनाया और इस पर कोशिश करता गया कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्वता कैसे लेता जाऊँ। तो MBBS MD तो मेरा बेसिक प्रोफेशन है, मैं अर्थ डायग्नोस्टिक चलाता हूँ। उसके बाद देखा कि मैनेजमेंट के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि फाइनेंस कैसा चलेगा, मार्केटिंग कैसी होगी, तो इन सब के बारे में क्यूरोसिटी बहुत रही मेरी। अच्छा। तो मैं इधर MBA करने के लिए गया। तो उस समय बहुत अच्छी बात वो हुई, जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने जो क्वेश्चन आपने पूछा, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली उन्होंने भी वही पूछा कि डॉक्टर साहब MBBS हो गया, MD हो गया, अब वापस MBA क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसा क्या हुआ? तो उन दिनों क्या था कि एक अहमदाबाद का एक लड़का था, उसकी मदर टिफिन बनाने का काम करती थी। तो एक टिफिन बनाने के काम करने वाली लेडी कितना पैसा कमा सकती होगी? 15,000 20,000 रुपये महीना एट द मोस्ट। तो उस लड़के ने IIM अहमदाबाद से MBA किया था और उसको उस समय 20 लाख रुपए का पैकेज मिला। अच्छा। और उसने उस पैकेज को छोड़ दिया और उसने कहा नहीं, अब जो है मैं अपना बिजनेस करूंगा। तो मैंने इंटरव्यू में उनको यही जवाब दिया। मैंने कहा साहब, आप ऐसा क्या सिखाते हो कि एक आदमी जिसने अपनी माँ को इतना स्ट्रगल करते हुए, टिफिन का काम करते हुए देखा हो, वो 20 लाख रुपए का पैकेज यूं ही छोड़ देता है? तो मुझे को उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरना है, मेरे को सीखना है कि आप क्या वहाँ पर ऐसी क्या विद्या देते हो जिससे कि मैं सीखूं और उसको अपनी लाइफ में उतार सकूं और समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। डॉक्टर अरविंदर सिंह, आप आज के समय पर हर किसी के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है, लेकिन हमारे दर्शक जरूर जानना चाहते होंगे कि आप किससे प्रेरित हुए हैं और आपका आइडियल कौन है? आप जो बात कह रहे हैं, इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहते हैं कि रोल मॉडल। तो रोल मॉडल हर एक चीज के लिए अलग अलग होते हैं। तो अगर आप देखें तो मेरा जो मेन श्रेय जाता है, सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मेरी माता के दिए हुए संस्कार, पिता की दी हुई गाइडेंस, उनका तो बहुत रोल रहा। अगर हम एक्सटर्नल वर्ल्ड पर जाएं तो ओशो का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव है, क्योंकि जब मैं 20 या 21 साल का था तब से मैंने उनको पढ़ना शुरू करा था। तो उन्होंने मेरा जो आध्यात्मिक विकास है उसके अंदर बहुत योगदान दिया। और अभी अगर हम देखें तो जो कॉर्पोरेट कल्चर में कहते थे SQ, स्पिरिचुअलिटी क्वोशेंट, तो अगर आपका स्पिरिचुअलिटी क्वोशेंट अच्छा है तो फिजिकल क्वोशेंट, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट, ये सारे इंटेलिजेंस अपने आप ठीक होने लगते हैं। दूसरा जो बहुत अच्छा प्रभाव है मेरी लाइफ में, वो है स्टीवन कोवे का। उनकी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब को मैंने कम से कम 10-15 बार पढ़ा होगा और उसको अपने जीवन में उतारा। एक एंथनी रॉबिन्स ने एक किताब बहुत अच्छी लिखी थी, अवेकन द जायंट विदिन। अपने अंदर के बैठे हुए जो शक्ति है उसको कैसे जगाए, जो टॉक्स अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड।
तो ये जो 3 व्यक्ति हैं इनका मेरे जीवन पर मैक्सिमम प्रभाव है और मैं अपनी सफलता का श्रेय इनको देना चाहूँगा। बचपन कहाँ और कैसे बीता आपका? बचपन मैडम बहुत अच्छा नहीं बीता, क्योंकि पोलियो था मेरे, तो 10वीं क्लास तक मैं चल नहीं पाता था। जी। तो मतलब ऐसे ज़मीन पे बैठ बैठ के चलता था, कहीं बाहर जाना होता था तो कोई ऐसे उठा कर ले जाता था, तब बाहर जा पाता था। तो बचपन की मेमोरीज तो बहुत अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद ये अच्छा रहा कि पढ़ाई अच्छी कर ली तो सिलेक्शन हो गया, MBBS के अंदर पहुंच गया। फिर बहुत पैसे नहीं होते थे तो PCO भी चलाया हुआ है, आइसक्रीम भी बेची हुई है, एक हमारा ज़ेरॉक्स का मशीन होता था जी। तो फ्री टाइम पे वहाँ चला जाता था, तो वहाँ पर अपना ज़ेरॉक्स वगैरह करता था तो हाथ खर्ची वगैरह निकल जाती थी। तो बचपन थोड़ा सा स्ट्रगल में रहा, लेकिन माँ बाप का बहुत सहयोग रहा, उन्होंने पूरा गाइडेंस और अपने आशीर्वाद से मुझे रखा, तो करते करते हो गया बस। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल वाली बात है। जिंदगी में जब कभी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो समस्याएं काफ़ी सारी उसके सामने आती हैं, तो आपके सामने क्या चुनौतियां रही? ये तो देखिए डेफिनेशन की बात है कि हम जिसको समस्या नाम दे सकते हैं, लेकिन वो समस्या नहीं है, वो तो इम्तिहान है, स्ट्रगल है आपकी लाइफ का। ऐसा कुछ भी आप लाइफ में अचीव कर ही नहीं सकते अच्छा जिसमें स्ट्रगल ना हो। तो समस्या कहना उसको ठीक नहीं है, उसको स्टेपिंग स्टोन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्यूपा से जब तितली बनती है तो एक वो मेम्ब्रेन के अंदर होता है और बेचारा बहुत स्ट्रगल करता है उससे निकलने के लिए। तो मन में अगर कोई देख रहा हो दूर से तो उसको लगे कि यार ये बेचारा इतना स्ट्रगल कर रहा है, इसकी झिल्ली थोड़ी सी काट देते हैं और उसको निकाल देते हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर आपने उसको ऐसे काट के निकाल दिया तो वो जिंदगी भर कभी उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो तोड़ने का उसका प्रोसेस है, जो प्यूपा से जो तितली बनने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ही उसके पंखों में खून का संचार होता है, उसकी पंखों की शक्ति बनती है ताकि वो जिंदगी भर उड़ सकता है। तो समस्या को मैं कहूँगा कि हर समस्या जिसको आप नाम अभी तक समस्या देते आए हैं वो इम्तिहान है, उसको पास करना होता है और आगे चले जाना होता है। जहाँ तक आप मेरी समस्याओं की बात कर रहे हैं, जिसको कि मैं अपने इम्तिहानों की बात के नाम से कहूँगा, तो लाइफ तो हर कदम पे इम्तिहान लेती है, आज भी लेती है, शुरू से लेते आई। जब उदयपुर शहर आया था तो नौकरी ढूंढ रहा था, तो नहीं मिल रही थी, तो 5,000 की नौकरी कर ली, तो 2 साल तक 5,000 की नौकरी भी करी, लेकिन तब भी खुश थे और आज भी खुश हैं। उस समय फिर धीरे धीरे अपना एम्पायर बनता चला गया, लोगों को विश्वास आता चला गया, डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट्स अच्छी चलती चली गई। लोगों ने शुरू में जो हमारे एस्टेब्लिश डायग्नोस्टिक सेंटर होते थे वहाँ से टेस्ट करा कर आते थे और कहते थे कि डॉक्टर साहब देखो ना, इनकी रिपोर्ट ये आ रही है तो आपकी रिपोर्ट ये क्यों आ रही है जी। तो मैंने कहा साहब आपने ये कैसे पता लगाया कि मैं गलत हूँ? तो कहते नहीं साहब ये तो इतने समय से हैं तो यही सही होंगे। तो फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि सही होने के लिए किसी भी आयु की या किसी भी पुरानी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सही हमेशा सही होता है, वो किसी भी एज पर और किसी भी समय पर सही हो सकता है। तो ऐसे तो इम्तिहान रोज़ ही होते हैं, मैं रोज़ के 500-600 मरीज करता हूँ, लगभग हर मरीज के 8-10 टेस्ट होते हैं, तो 5,000 इम्तिहान तो मैं रोज़ ही देता हूँ, क्योंकि हर एक की रिपोर्ट मुझे सही देनी है, हर एक की रिपोर्ट पर उसका ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है, उसकी लाइफ डिपेंडेंट है। तो एक वो पुरानी मूवी थी ना जिसमें जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो रोज़ ही लड़ते हैं मैडम जंग। तो आपने एक बुक भी लिखी है डॉक्टर्स एंड लॉ करके, तो उसमें क्या बताया है आपने? अभी मैंने लॉ की पढ़ाई करनी शुरू करी। अभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स बहुत सॉफ्ट विक्टिम हो गए। अब कुछ बात होती है तो डॉक्टर को मार लो। कभी आपने सुना कि कभी किसी सीए की पिटाई हो गई अगर इनकम टैक्स की रेड हो गई? नहीं। कोई केस हार गया तो क्या कभी किसी वकील को पिटते सुना आपने? नहीं सुना। डॉक्टर बहुत सॉफ्ट टारगेट है, वो सामने खड़ा होता है, कुछ हो गया उसको मारना शुरू हो गए लोग। तो ऐसे बड़े सारे इंसिडेंसेस होते हुए देखे। फिर ऐसा भी था कि लोग बायस्ड बहुत हैं, जुडिशरी से पूछो वो भी बायस्ड है कि नहीं डॉक्टर से गलती नहीं होनी चाहिए।
पुलिस से पूछो तो भी मान के बैठी है कि डॉक्टर ही गलत है। आप पब्लिक से पूछो तो उसको भी लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की ही गलती रही होगी, जो कि हर समय सही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब डॉक्टर सही हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग गलत हैं। तो ये जब मैंने इस तरह की रोज रोज देखी इन तरह की बातों को होते हुए, तो मेरा लॉ में बहुत इंटरेस्ट आया और मैंने ऐसा भी समझा कि दोनों तरफ से अधिकार हैं, मरीजों के भी अधिकार हैं और डॉक्टरों के भी अधिकार हैं। तो ये किताब जो मैंने लिखी, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी कि दोनों को उनके अधिकारों के बारे में पता चले, ताकि अगर डॉक्टर गलत कर रहा है तो मरीज को पता हो कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, और डॉक्टर को भी पता हो कि ये मेरा अधिकार है। क्योंकि मैं बीच में कुछ लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि साहब देखो ना, बच्चा था, अब उसके कुछ हो गया तो वो भावुक होकर उन्होंने डॉक्टर को मार दिया। तो अब आप सोचो कि एक डॉक्टर अगर राउंड लेने के लिए निकला है 100 मरीजों के आईसीयू का, और हर एक आदमी भावुक होकर एक एक डॉक्टर को लगाता रहेगा, तो बेचारा जब तक बाहर निकलेगा तब तक तो कितनी पिटाई हो चुकी है उसकी। तो ये किताब इस बात का एनलाइटनमेंट है कि डॉक्टर्स के क्या अधिकार हैं और मरीजों के क्या अधिकार हैं। जब डॉक्टर गलत है तब मरीज उससे कैसे कॉम्पनसेशन ले सकता है, ये सारी बातें इस किताब में लिखी हैं। और अगर मरीज ने कुछ गड़बड़ करी है और डॉक्टर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है या डॉक्टर को अननेसेसरीली हैरेस करने के लिए काम किया है, तो उसकी भी जो रेमेडी है वो इस किताब के अंदर बताई गई है। एक और सवाल है सर मेरा, डॉक्टर एंड पेशेंट की रिलेशनशिप को लेकर भी हमें कुछ बताएं। डॉक्टर एंड पेशेंट की जो रिलेशनशिप है बहुत पवित्र रिलेशनशिप है। अगर आप हमारी मेडिसिन की किताब पढ़ेंगे तो उसकी पहली लाइन शुरू होती है, मेडिसिन इज 50% फेथ एंड 50% फार्माकोलॉजी। मतलब 50% जो हिस्सा है वो विश्वास का है और 50% दवाई काम करती है जी। तो मरीज का डॉक्टर पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस रिलेशनशिप में डॉक्टर का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। मरीज, अब हम कहें कि मरीज से बोले कि विश्वास कर लो, तो कैसे कर लेगा? डॉक्टर का आचार व्यवहार भी तो वैसा होना चाहिए ना, उसका कम्युनिकेशन वैसा होना चाहिए, उसके अंदर एक एम्पैथी का फैक्टर होना चाहिए जो मरीज की भावनाओं को समझ सके, जो उसको सही टाइम पर सही केयर की ज़रूरत पड़ती है वो दे सके, हमेशा एथिकल प्रैक्टिस करे। एथिकल प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि जिस दवाई की ज़रूरत है वही लिखी जाए, जो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है खाली उतनी ही जांचें कराई जाएं, ताकि किसी के ऊपर बोझ ना आए। और इसी तरह से तो विश्वास डेवलप होता है ना, हमें पता होता है ना कि ये डॉक्टर साहब देखो अच्छे डॉक्टर साहब हैं, पब्लिक है सब जानती है ना, जो गड़बड़ करता है उसके बारे में भी जानती है और जो अच्छा करता है उसके बारे में भी जानती है। तो डॉक्टर्स का ये फ़र्ज़ है कि वो मरीज से अच्छा बिहेव करके उनके साथ में एथिकल ट्रीटमेंट करें, और मरीज का भी ये कर्तव्य है कि जो डॉक्टर कहे उसकी बात मान तो लीजिए। एक्चुअली उदयपुर के अंदर मेडिकल फैसिलिटी थोड़ी सस्ती है, 300-200 रुपए में कंसल्टेशन मिल जाता है। तो मेरे पास मरीज आते हैं, उन्होंने 5 तरह की थैलियां बनाई हुई हैं, तो एक ही बीमारी के लिए वो 5 डॉक्टर के पास जाते हैं। अब सो मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, क्योंकि ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दो डॉक्टर्स के बीच में थोड़ा बहुत होगा ही होगा। कोई बोलेगा ये वाली दवाई जो 24 आवर एक्टिंग मेडिसिन है वो ले लीजिए, कोई बोलेगा 12 आवर वाली 12-12 घंटे के डिफरेंस में ले लीजिए। तो दोनों लोग बात एक ही कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई बोले कि 2 और 2 4 होता है, कोई बोले 3 और 1 4 होता है, तो दोनों लोग बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग हो गया। तो अब अगर हम इस तरह से 5-5 6-6 जगह पर जाएंगे तो अपना धन भी खराब करते हैं, अपनी ऊर्जा भी खराब करते हैं। तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में ये बात दोनों तरफ से होगी। तो मरीज अगर एक डॉक्टर के पास जा रहा है तो उस पर विश्वास रखें, उसका ट्रीटमेंट ले, ठीक नहीं हो पाता है किसी वजह से तब शिफ्ट करे, रादर देन 5-5 6-6 जगह जाएगा तो सबके लिए परेशानी का कारण बनेगा। ये तो हुई डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप की बात। मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपने कुछ इंटेलिजेंस को लेकर भी काफ़ी सारी बातें करी हैं। आपने बताया है कि इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है, तो उसको लेकर क्या कहना है? आपने कुछ 7 स्टेप्स भी बताए हैं इंटेलिजेंस के लिए, तो वो क्या है? इसमें मैडम जैसा मैंने बताया कि मेरे पोलियो हो गया था बचपन में, तो फिजिकल 80% डिसेबिलिटी है मेरे। तो
बचपन से जो फिजिकल पावर होती थी वो तो शुरू से कम रही। तो मेरा ये था कि कैसे हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब मैं देखता था तो मैं देखता था कि देखो हाथी तो बहुत पावरफुल है, लेकिन हाथी के ऊपर आदमी बैठता है जो उससे बहुत एक हाथी पर 20 आदमी भारी नहीं पड़ सकते अगर हाथी अपनी पर आ जाए तो। लेकिन दिमाग ऐसी चीज है कि हाथी नीचे है और एक दुबला पतला सा आदमी उसके ऊपर बैठता है और जिधर बोलता है वो चलता है। तो इंटेलिजेंस का बहुत रोल है, इस बात को मैंने बहुत बचपन में ही समझ लिया था। तो लेकिन इसको डेवलप करने का एक प्रॉपर तरीका, इंटेलिजेंट होना चाहिए। अब इंटेलिजेंस होना चाहिए से तो कोई इंटेलिजेंट होगा नहीं, तो उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, हम किसी को इंटेलिजेंट कब कहते हैं, इसके लिए गिलफर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है कि कोई आदमी कितने आइडियाज जनरेट कर सकता है, कोई आदमी कितनी चीज़ों को याद रख सकता है, कोई व्यक्ति डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकता है। आपको जानकर खुशी होगी कि ये सारी चीज़ें ट्रेनेबल हैं। ट्रेनेबल मतलब जैसे आप स्विमिंग सीख सकते हैं, जैसे कि आप गाना गाना सीख सकते हैं, जैसे कि आप कार चलाना सीख सकते हैं, वैसे ही आप ये सारे जो इंटेलिजेंस की फैकल्टीज हैं इनको भी सीख सकते हैं। तो जब आप इनको सीख लेते हैं और उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से लगाते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। और इसके लिए मेरे को नेशनल अवार्ड भी मिला और राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए मेरे को मुख्यमंत्री ने अवार्ड दिया। और इस पे मैंने बुक लिखी थी 10 टूल्स टू क्रिएटिव जीनियस, जो कि बहुत पॉपुलर हुई और अमेज़ॉन के टॉप 100 बेस्ट सेलर में लगभग एक हफ्ता रही वो किताब। सर, और क्या क्या अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं और क्या नई उपलब्धियां हैं अभी आपके पास? देखिए, अवार्ड तो मैडम शुरू से ही बड़ा शौक था, तो बड़े सारे लिए। चेस में भी अवार्ड लिया, आर्म रेसलिंग में भी अवार्ड लिया, बड़े सारे अवार्ड्स लिए। भी आपको शौक रहा है? हाँ, स्पोर्ट्स तो लाइफ इज़ अ गेम, तो उस तरह से जो गेम कर सकते हैं वो करते हैं। अभी मालदीव्स गया था तो वहाँ पर वो स्कूबा डाइविंग का वाटर स्पोर्ट था। अच्छा। तो वो सब ने कहा कि नहीं आप कैसे कर पाओगे, तो मेरा जो ट्रेनर था उसको मैंने कहा यार मैं करना चाहता हूँ। तो कहने लगा कि सर आप अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो मैंने कहा करते हैं, विल पावर तो बड़ी स्ट्रांग है। तो उसके साथ गया, समुद्र के अंदर गया, 25 फीट गहराई में गया और मालदीव से सर्टिफिकेट लेकर आया, फर्स्ट डिसेबल्ड टू डाइव इनटू स्क्यूबा। तो स्पोर्ट्स में इस तरह से काफ़ी सारा मस्ती करता रहता हूँ। जहाँ तक रही बाकी अवार्ड्स की बात, तो मेरे को बिजनेस लीडर अवार्ड मिला हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स से नेशनल लेवल पर। मेरे को यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है, अब तो थोड़ी उम्र हो गई, थोड़े कुछ समय पहले यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला था। उसके अलावा अभी मेरा मीडिएशन एडवोकेसी प्रोग्राम लंदन में भी सिलेक्शन हुआ है। इंडिया से सिर्फ 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कि मैं फॉर्चुनेट था, जिसमें उन्होंने मुझे लिया। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर से मैं अभी मेडिकल लॉ और बिजनेस लॉ के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर्स की डिग्री कर रहा हूँ। और चलता रहता है ये तो। अवार्ड तो सेकेंडरी हैं, आप अपना काम करते रहिए और लोग आपको रिकॉग्नाइज करते रहते हैं और रिकॉग्नाइज करके आपका उत्साह बढ़ाते रहते हैं। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि लोग मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और मुझे अवार्ड देते हैं। अभी हाल ही में जून में रघु शर्मा सर, जो अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उन्होंने अवार्ड दिया था हमारे अर्थ डायग्नोस्टिक को फॉर बेस्ट ऑफ द सर्विसेज फॉर पेशेंट केयर एंड क्वालिटी। डायग्नोस्टिक सेंटर में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। खाली एक जो लिख कर आपको रिपोर्ट दी है वो भी करेक्ट होना जरूरी है, लेकिन साथ में पेशेंट सर्विस भी तो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एक आदमी गाड़ी से उतरता है, अगर नहीं चल पा रहा है, उसके लिए उसी समय व्हीलचेयर उपलब्ध कराना, रैंप लगाना, लिफ्ट उपलब्ध कराना, उसके साथ में जिन लोगों को सही समय पर होना चाहिए, कोई ओल्ड एजेड है, कोई डिसेबल्ड है, तो उसको प्रायोरिटी देना। तो इन सारी बातों का ध्यान रखने की कोशिश होती रहती है और अवार्ड्स मिलते रहते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए तो बहुत सारे संदेश हैं और आजकल के युवा को जो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो शॉर्टकट वाली बात लोगों की समझ में आ गई ना, उन्होंने कहीं देख लिया कि किसी ने कोई ऐप बनाया और ऐप बनाकर कहीं से करोड़ों रुपए आ गए, तो वो ठीक है, वो कहीं 1 in million 1 in billion है। आप वो नियम नहीं है, तो वो मिल जाएंगे तो ले लेंगे, आप ऐप बनाओ और मिल जाएंगे तो ले लेंगे। लेकिन जो अभी
आज के युवा ने जो ये शुरुआत करी है कि मैं शॉर्टकट से ही पैसे कमाऊंगा, वो स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट समझ गया है। बिना मेहनत करे पैसा कमाना जी। स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क करिए लेकिन साथ में हार्ड वर्क करिए। सो डू हार्ड वर्क स्मार्टली, तो ही आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने जीवन में अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। जाना कहाँ है, आज यहाँ कल वहाँ फिर कल वहाँ, उससे कुछ नहीं होगा। आज अगर मान लीजिए मैं 10-10 फीट के खड्डे खोदता जाऊं और 40 जगहों पर ऐसे खड्डे खोदूं तो मेरी मेहनत 400 फीट की हो गई, तब भी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक ही जगह एक ही लक्ष्य से करता जाऊं तो हो सकता है कि 200 फीट पर ही पानी मिल जाए। तो आधी मेहनत पर मिल सकता है और डबल मेहनत से भी नहीं मिल सकता है। यहाँ पर आता है लक्ष्य निर्धारण, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। आपको कहाँ पहुँचना है उसको पहले निर्धारित करिए और फिर उसी डायरेक्शन पर फोकस करके काम करते जाइए। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको उससे रोक सके। भाग्य वगैरह ये सब देखिए बेकार की बातें हैं। बहुत छोटा सा सपोर्ट होता है। अगर आप देखें अपने शास्त्र भी उठाकर पढ़िए तो उसमें वो कहते हैं ना कि इंद्रदेव नहीं चाहते कि ये राक्षस प्रार्थना कर रहा है तो तप कर रहा है तो इसको वरदान मिले, लेकिन ब्रह्मदेव और वो कहते हैं शिव जी कि भाई देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसने अपने हिस्से का तप पूरा करा है, मुझे इसको वरदान देना ही पड़ेगा। तो देवता भी बाध्य हैं इस बात के लिए कि अगर आपने अपना तप किया है, तप से मतलब जो आपकी पढ़ाई है, जो आपका बिजनेस है, आपने उसके अंदर अपने लक्ष्य बनाकर एफर्ट्स मारे हैं तो उसका फल आएगा ही आएगा। तो भाग्य के भरोसे ना बैठें, शॉर्टकट ना अपनाएं, अपना लक्ष्य बनाकर एकाग्र होकर उसकी तरफ चलें, निश्चित रूप से मिलेगा। डॉक्टर अरविंदर, ऑरा साइंस क्या है ये हम जानना चाहेंगे आपसे। ऑरा एक अपने आप में बहुत इवॉल्व्ड साइंस है और हमारे शास्त्रों तक में मेंशन्ड है। अनफॉर्चुनेटली चूंकि काफ़ी समय तक अंग्रेजों का राज्य रह गया तो हमारी जो विद्याएं थी वो बाहर चली गई और उसके बाद में रिफाइंड फॉर्म में हमारे पास वापस आई। जैसे योगा हमारी अच्छी साइंस थी, अब वापस रिवाइव हुई है, लेकिन बीच में लोग योगा भूल गए थे और फिजियोथेरेपी ले आए थे, तो वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो गया और फिनिश्ड मटेरियल इंपोर्ट हो गया। तो ऑरा इज बेसिकली, जैसे आपने देखा होगा ना कि ऋषि मुनि और जो हमारे देव हैं उनके पीछे एक ऐसे करके ऊर्जा का चक्र होता है, तो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कहते हैं ऑरा। ऑरा हमारे जो एनर्जी सिस्टम को है, जैसे कि जिससे IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट, स्पिरिचुअलिटी क्वोशेंट गवर्न होता है, उसको नापती है कि आदमी के इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं, उसका मेल फीमेल बैलेंस कितना है, उसके साथ जो चक्र हैं वो अपनी अपनी जगह पर प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहीं पर कोई चक्रा ब्लॉक तो नहीं है, उसके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा, ईश्वर ने उसको किस चीज के लिए ज्यादा अच्छे से गिफ्ट करके भेजा है, तो वो वाला करियर वो चुने तो कैसे खुश रहेगा। इन सारी बातों का पता ऑरा से लग जाता है। तो बड़ा आसान है। एक मैंने US FDA अप्रूव मशीन ली है उसके लिए, एज अ हॉबी प्रैक्टिस करता हूँ उसको। तो उसके ऊपर बस हाथ रखते हैं, क्योंकि हाथ हमारे कर्मास को डिफाइन करता है, तो वो बायो फीडबैक और माइक्रो इम्पल्स टेक्नोलॉजी से हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम का डेटा लेकर आता है और व्यक्ति के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। ये बात बहुत समझने की है कि ऑरा ज्योतिष नहीं है। ऑरा एनर्जी बॉडी को गवर्न करने का, एनर्जी बॉडी को नापने का तरीका है, जिससे कि हमको ये पता चले कि व्यक्ति किस चीज में कितना ज्यादा अच्छा कर सकता है और साथ ही वो इमोशनली कितना अच्छा अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अपनी इमोशंस की यहाँ बात की है। आज का युवा इमोशनली डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे कि इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करें? इमोशंस तो देखिए मेरे कहने से और आपके कहने से कंट्रोल होंगे नहीं, और इमोशंस कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत है इमोशंस को सही ढंग से चैनलाइज करने की। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, धक्का मार के निकाल दिया,
गेट लॉस्ट, वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड कर लेता है। ये इमोशन का एक मैनिफेस्टेशन है। दूसरा आदमी डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड नहीं करता, ड्रग्स लेना शुरू हो जाता है कि यार मुझे तो नौकरी से निकाल दिया गया, मैं किसी काम का नहीं हूँ, है ना? ये भी दूसरे तरह का इमोशन है। तीसरे आदमी को नौकरी से निकाला गया, उसने कहा अच्छा तुमने मुझे नौकरी से निकाला, देखो मैं तुमको इससे भी बड़ी कंपनी बना के दिखा दूंगा, और ये भी इमोशन है। और ऐसा आदमी बिल गेट्स बन जाता है, उनको भी निकाला गया था कंपनी से और उन्होंने बाद में इतनी बड़ी कंपनी की स्थापना करी। तो इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इमोशंस का सही ढंग से चैनलाइजेशन बहुत जरूरी है। दैट इज नोन एज EQ, इमोशनल क्वोशेंट। और इमोशनल क्वोशेंट को मैनेज करने के लिए आपको स्पिरिचुअल क्वोशेंट को मैनेज करना पड़ेगा। तो 15 से 20 मिनट मिनिमम, और अगर आधा एक घंटा निकाल सकें बहुत अच्छा रहे। अगर मेडिटेशन कर सकें तो ये आपके इमोशन को, आपकी फिजिकल बॉडी को और आपकी इंटेलिजेंस बॉडी को अपने आप बैलेंस कर देगा। डॉक्टर अरविंदर सिंह, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपके तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अरविंदर सिंह जिनसे हमने बात की। हम फिर आपको रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसी ही शख्सियत से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, आज हम इतनी अच्छी शख्सियत से मिले हैं तो इस शान विवाद के साथ एक सेल्फी तो बनती है।